आज हम सबसे रहस्यमय तरीके से कैमरे में कैद हुए 3 गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों का पता लगाएंगे। नंबर 3, कनिका जेनकिंस। कनिका जेनकिंस शिकागो की 19 वर्षीय लड़की थी जो सितंबर 2017 में गायब हो गई थी। उसके दोस्तों और परिवार ने उसे दयालु, मेहनती और खुशहाल बताया। वह 2 नौकरियों में काम कर रही थी और मेडिकल स्कूल में दाखिला लेने के लिए पैसे बचा रही थी। 8 सितंबर 2017 को कनिका अपने दोस्तों के साथ शिकागो के उपनगर रोजमोंट के क्राउन प्लाजा होटल में एक जन्मदिन पार्टी में गई थी। यह शुक्रवार की रात थी और पार्टी 11:30 बजे शुरू हुई थी। एक लंबे हफ्ते की मेहनत के बाद कनिका मस्ती के मूड में थी और पार्टी में उसके दोस्तों ने देखा कि उसने रात में बहुत ज्यादा कैफीन पी रखी थी। कुछ लोगों ने कहा कि वह सामान्य से अलग व्यवहार कर रही थी, लेकिन चूंकि उसने कोई नशीली दवाई नहीं ली थी इसलिए उन्होंने ज्यादा पीने और थकान का परिणाम माना। कनिका के गायब होने से कुछ मिनट पहले उसे जन्मदिन की लड़की आयरिन द्वारा फिल्माई गई एक फेसबुक लाइव वीडियो में देखा गया था। Hey, Kanika, check it out right quick. पार्टी में कुछ घंटों के बाद कनिका को उसके कुछ दोस्तों के साथ होटल के गलियारों में घूमते देखा गया। सुबह 4:30 बजे तक कोई उसे नहीं देख पाया और वे चिंतित होने लगे। उसकी सुरक्षा को लेकर चिंतित कनिका के दोस्तों ने उसकी मां को फोन किया। 911, where's the address of your emergency? Yes, I'm at the Crown Plaza at O'Hare Airport, and I was calling because my daughter came to to a party here last night, a gathering with her friends. Now her friends, they say that they left on the front of the hotel and she's not able to be found now. जो 1 घंटे बाद सुबह 5:30 बजे वहां पहुंची। होटल के सामने खड़ी होकर उसकी मां ने होटल के हर कमरे में जाकर उसकी बेटी को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन होटल के स्टाफ ने पुलिस को बुलाया क्योंकि उसकी खोज बहुत से लोगों को परेशान कर रही थी। पुलिस के पहुंचने पर उन्होंने होटल की जांच शुरू की और पार्टी में शामिल सभी लोगों की पूछताछ की। होटल के कर्मचारियों ने तब तक कोई वीडियो फुटेज जारी नहीं की जब तक कि कनिका को आधिकारिक तौर पर लापता घोषित नहीं किया गया। शनिवार दोपहर 1:15 पर लापता व्यक्ति की आधिकारिक रिपोर्ट होटल को दी गई। होटल के सुरक्षा फुटेज को देखकर काफी समय लगा कि उन्होंने कनिका जेकिंग को अकेले होटल के गलियारों में लड़खड़ाते हुए फुटेज में देखा गया। उसे सुबह 3:20 पर फ्रंट डेस्क के पास गुजरते हुए देखा गया। उसके दोस्तों के चिंता करने से 1 घंटे पहले अज्ञात कारणों से उसे होटल के उपयोग न किए जाने वाले रसोई क्षेत्र में घूमते देखा गया। पुलिस ने एक वीडियो का उपयोग करके अपनी खोज को संकुचित किया और रविवार सुबह 12:46 पर उसका शव होटल के वॉक इन फ्रीजर में मिला। आज तक कोई नहीं जानता कि कनिका होटल में अकेले इतनी देर तक क्यों घूम रही थी या वॉक इन फ्रीजर में कैसे पहुंची। फ्रीजर कैमरे से बाहर था और इसके एक सुरक्षा रिलीज दरवाजा था जो काम कर रहा था। उसकी मृत्यु एक दुर्घटना माना गया, लेकिन अजीब परिस्थितियों के कारण मामले को अधूरा माना गया। ऐसा नहीं लगता कि वह फ्रीजर में फंस गई थी, वह बस वहां अजीब तरीके से चली गई और अपने नशे की हालत में वहीं रह गई। यह संभव है कि उसने वहां सोने की कोशिश की हो और फिर कभी जागी नहीं हो। इस पहेली का एक गुमशुदा टुकड़ा है जिसने इंटरनेट के सिद्धांतकारों को बार बार इस मामले पर वापस आने पर मजबूर कर दिया है। आयरिन की फेसबुक लाइव वीडियो के इस हिस्से को ध्यान से सुने। इसमें बैकग्राउंड में कनिका की आवाज मदद करो कहती है। इसमें बैकग्राउंड में कनिका की आवाज मदद करो कहती हुई लगती है और इस मामले के अन्य अजीबो-गरीबो बातों ने कई लोगों को विश्वास दिलाया है कि कनिका की मृत्यु सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी। इस मामले के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नंबर 2, स्टीवन कोएचर। स्टीवन कोएचर दिसंबर 2009 में 30 साल की आयु में गायब हो गए थे। वे एक अत्यधिक धार्मिक परिवार में पैदा हुए थे। अपने चर्च के सक्रिय सदस्य थे।
जहां वे अक्सर सेवाएं आयोजित करते थे और सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लेते थे। उन्हें कई मिशन यात्राएं की थी और सामान्य रूप से वे हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए जाने जाते थे। इन्होंने यूटा विश्वविद्यालय में संचार का अध्ययन किया और कुछ समय के लिए पत्रकार के रूप में काम किया, लेकिन 2008 की महामंदी ने उन्हें भी बुरी तरह से प्रभावित किया और अंततः उन्हें एक स्थानीय खिड़की धोने वाली कंपनी के लिए फ्लायर बांटने का काम लेना पड़ा। 10 दिसंबर 2009 को स्टीवन के मकान मालिक ने उनके माता पिता को फोन कर बताया कि वह किराया के भुगतान में 3 महीने पीछे चल रहे थे और उन्होंने अनेक काल का जवाब देना बंद कर दिया था। स्टीवन के माता पिता ने उसे शाम उन्हें फ़ोन किया और उनसे इस बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने स्थिति को कम करके बताया और आश्वासन दिया कि सब कुछ ठीक है। उस रात या अगले दिन की शुरुआत में स्टीवन अपने घर से उत्तर की ओर लगभग 4 घंटे तक गाड़ी चलाकर साल्ट लेके सिटी पहुंचे। वे अपने किसी को भी बिना बताए वहां गए थे और आज तक कोई नहीं जानता कि उन्हें अचानक यह यात्रा क्यों करनी थी। वे वहां से 1 घंटे और चले और फिर अपने एक पूर्व प्रेमिका के घर पहुंचे। घर वास्तव में उसके माता पिता का था, जिन्होंने स्टीवन के अचानक आने पर आश्चर्य व्यक्त किया। उनकी पूर्व प्रेमिका घर पर नहीं थी, लेकिन उसके माता पिता ने उन्हें अंदर बुलाया और उन्होंने 2 घंटे तक बातचीत की। स्टीवन ने कहा कि वह वहां से गुजर रहे थे और सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में विस्तृत परिवार से मिलने जा रहे। यह एक ब्यूरर है जिन्होंने जांचकर्ताओं को हमेशा के लिए हैरान कर दिया है, क्योंकि स्टीवन कोइचर का कैलिफोर्निया में कोई परिवार नहीं था। उस दिन के दौरान स्टीवन ने अपनी बहन से 2 बार और अपनी मां से 1 बार फोन पर बात की, लेकिन उन्होंने किसी को भी यह नहीं बताया कि वह शहर से बाहर थे। अपनी मां के साथ बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि वे क्रिसमस डिनर के लिए घर आएंगे। उनकी मां ने उन्हें यह भी बताया कि उन्होंने उनके बैंक खाते में किराए के पैसे जमा करा दिए हैं, जो स्टीवन कभी उपयोग नहीं कर पाएंगे। उस रात लगभग 11 बजे स्टीवन लगभग 24 घंटे बाद घर आए। अगले दिन स्टीवन ने अपने काम के दौरान 2 छोटी लड़कियों की मदद की जो गलती से अपने घर के बाहर बंद हो गई थी। उन्होंने उनके लिए एक पड़ोसी को बुलाया जो उनकी मां के घर आने तक उनका ध्यान रख सके। स्टीवन ने अपनी उदारता और दूसरों की चिंता का एक और उदाहरण दिखाया। स्टीवन को अपने चर्च के एक सदस्य से एक नया नौकरी का प्रस्ताव मिला जो जनवरी में शुरू होने वाली थी। अगले दिन स्टीवन ने एक और रहस्यमयी यात्रा की। वह इस बार ओवरटन नोएडा गए और फिर से कोई नहीं जानता कि वह कहाँ क्यों गए। अंतिम बार स्टीवन को एक उच्च श्रेणी के पड़ोस के हेडरसन नोएडा में अपने कार छोड़ते हुए देखा गया। वह कहाँ गए और क्यों गए, यह अब भी एक रहस्य बना हुआ है। नंबर 1, डॉक्टर टेलिका पैट्रिक। डॉक्टर टेलिका पैट्रिक वेस्टर्न मिशिगन विश्वविद्यालय में एक स्नातक छात्रा थी और एक स्थानीय अस्पताल में अपनी रेजिडेंसी पूरी कर रही थी। वे बेहद होशियार और दयालु थी, लेकिन जब वे मिशिगन आई तो उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर के लक्षण दिखने लगे। उसके पति उसके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थे। When I urged her to get help, she told me that she didn't need any help and that I was trying to destroy her. टेलिका ने चिकित्सा सहायता लेने से मना कर दिया और अंततः अपने पति को छोड़ दिया। उन्होंने मिशिगन में एक नए जीवन की शुरुआत की, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई। वे एक पादरी मानवीर सैप के प्रति आसक्त हो गई और उन्हें सैकड़ों संदेश भेजे। अंततः मार्विन सैप ने उनके खिलाफ एक प्रतिधात्मक
आदेश प्राप्त किया। 5 दिसंबर 2013 को टेलिका ने अचानक अपनी सभी सोशल मीडिया अकाउंट हटा दिए और एक होटल में अपने सहयोगी से उतरने के बाद गायब हो गई। अंतिम बार उन्हें होटल की लॉबी में देखा गया था। टेलिका की कार 1 घंटे और आधे घंटे दक्षिण में मिली, लेकिन टेलिका का कोई निशान नहीं मिला। 6 अप्रैल 2014 को एक मछुआरे ने टेलिका की शरीर झील चार्ल्स के किनारे पाया। पुलिस ने कहा कि उनकी मौत डूबने से हुई थी और यह एक दुखद दुर्घटना थी। इस मामले के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको रहस्यमयी कहानियाँ और भयानक घटनाएं पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।